नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी गांव में घुसने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दर्जनों गांव में बारिश का पानी, वो बाढ़ का पानी वो गांव में घुस रहा है और लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सिद्धार्थनगर से हम ये खबर आपको बता रहे हैं, दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यानी कि बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा है और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग भी इस बात की चेतावनी दे रहा था भारी बारिश का, और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ था। और जिस तरह से इस वक्त भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और वहां के ऐसे हालात हैं कि सड़क, गांव सब नदी में तब्दील हो गए। तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है और वहां पर लोगों का निकलना और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो बारिश का कहर साफ साफ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं, जो गांव हैं, वो पूरी तरीके से नदी में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसा और बाढ़ के हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोगों के घर के चारों तरफ पानी ही पानी, सड़क पर पानी और घर के बाहर पानी, हर जगह पानी, और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस स्तर तक की बारिश हुई होगी और वहां के लोगों को किस तरह से सरवाइव करना पड़ रहा होगा। इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से हम साफ तौर पर लगा सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं और राकेश यादव हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है प्रशासन की तरफ से, और अभी भी भारी बारिश की चेतावनी अभी भी दी जा रही है, क्या कुछ हालात बारिश के, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस वक्त के हालात क्या हैं विनय? विनय, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं आपकी आवाज ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हैं। राकेश, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप जहां पर खड़े हैं आपके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी है, क्या कुछ हालात हैं अभी भारी बारिश की वजह से, क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? जी, सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पे हैं। राप्ती, बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा नदी उफान पे है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। जहां मैं इस समय खड़ा हूं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से अभी भी पानी रोड पे बह रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं और इस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो लोगों को तबाही मचा दिया है इस बारिश की वजह से। राकेश, ठीक है राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। विनय सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, विनय से हम जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राकेश, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से कई ऐसे गांव हैं जो भारी बारिश की वजह से पूरी तरीके से प्रभावित हो गए, लोगों के घर के पीछे से लेकर घर के आगे तक पानी ही पानी है, ऐसे में लोगों का बाहर निकलना कैसे हो रहा है, वहां के लोगों का जीवन यापन कैसे हो पा रहा है? राकेश, बिल्कुल, लोग परेशान हैं। पानी में घुस के जो है लोग जा रहे हैं सामान, अपनी जरूरतों को, जो खाने पीने की सामान है उसको लेने के लिए पानी में घुस के जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक नाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जो कि
नाव की जब व्यवस्था होती तो उससे लोग अपने नाव से जाते, खाने पीने का सामान भी लाते, लेकिन छोटे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन जो है, जिलाधिकारी ने 1 से 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए हैं। बारिश से जो लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से विद्यालय भी बंद कर दिया गया, जिससे बच्चों को परेशानी न उठाना पड़े। राकेश, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें बड़ी भयावह हैं क्योंकि आपके पीछे से भी जो लोग गुजर रहे हैं बड़ी मुश्किल से वो वहां से आसपास से जा रहे हैं। सवाल ये है कि चेतावनी पहले से दे दी गई थी प्रशासन की तरफ से, वहां पर प्रशासन कहीं पर दिखाई दे रहा है, कुछ तैयारी हो रही है, कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, या लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है बारिश में? फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, अलर्ट भी जारी किया गया था। इससे पहले भी बाढ़ आई थी, लेकिन उस बाढ़ में कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, लोगों को खाने पीने के सामान उपलब्ध कराए गए थे, नाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाढ़ खत्म होते ही ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ से हटा ली गई थी। अब जब अलर्ट जारी हुआ तो प्रशासन को चेतना चाहिए था कि जब अलर्ट जारी हुआ है, कहीं ना कहीं ये बाढ़ से तबाही होगा। पहाड़ी नदियां जो है यहाँ तबाह मचाती हैं, जो कि नेपाल से जब पानी आता है तो लोग तबाह होते हैं, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, बाढ़ में विलीन हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन इससे पहले चेता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। राकेश, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि ना इंसान की खेती बाड़ी। मेरा सवाल ये है कि खेती को इससे कितना प्रभाव हुआ है, क्योंकि 12 जिले जब अगर बारिश के पूरी तरीके से संपर्क में है तो जाहिर सी बात है कि जो किसान की खेती है जिस पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है, खेती को कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि खेती जो धान की फसल तैयार थी, कटने की समय आ गए थे, ऐसे में बाढ़ अचानक 2 दिनों से जब बारिश हो रहा है तो लगभग सैकड़ों बीघे धान की फसल लोगों के बर्बाद हो चुके हैं, इस बाढ़ में विलीन हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बाढ़ का पानी कितनी तेजी से भरा, लोग घुस के आ रहे हैं, उस पानी में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। जो धान की फसलें थी, जो सब्जियों की खेती थी, लोगों की बर्बाद हो गई है। लगभग सैकड़ों बीघे धान के फसल के बह गए उस बाढ़ के पानी से। ठीक है राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। रमन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव शुक्ला हमारे साथ, हमारे 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से। गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से प्रशासन पहले येलो अलर्ट जारी करता है, भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है, लेकिन अब जो ये हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तो बड़ी भयावह हैं। क्या कुछ हालात अभी जहां आप हैं वहां के क्या कुछ हालात बाढ़ के, और लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है? गौरव। देखिए शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग हो या जिला प्रशासन जिस तरीके से बारिश का अलर्ट तो जारी करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक अमले पर भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से बारिश हो तो पानी की निकासी की समस्या जो है वो कहीं ना रहे, लोगों को सुविधाएं मिल सके। लेकिन कानपुर देहात के तमाम हिस्सों में थोड़ी बारिश होने पर जलभराव हो जाता है। कानपुर देहात में चाहे किसी भी नगर पंचायत की बात करें, रनिया की, पुखराया की, सिकंदरा की, इस तमाम जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। लोग अपने घरों से निकलना उनके लिए दूभर हो जाता है, उनके घरों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा पाते, लोग अपने कमरे पर बैठा कर उनको विद्यालय ले जाते हैं। तो जो परिवार के लोग हैं उनका जीवन तो असर होता ही, तो छात्र जीवन है वो भी लगातार कहीं ना कहीं खराब नजर आता है। मौसम की जो ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, रमन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से बारिश की चेतावनी तो दी ही जाती है और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो तो बड़ा भयावह है, इंसान का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, लोगों का जीवन यापन दुश्वार हो गया है। ऐसे में अभी जहां आप हैं वहां की बारिश को लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां की, क्योंकि लगातार बारिश तो हो ही रही है? रमन। जिस तरीके से 2 दिन बेतहाशा गर्मी हुई, उसके बाद में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और लगभग अवध क्षेत्र, तराई क्षेत्र और पूरा पूर्वांचल में मौसम ने पूरा जो माहौल है वो बिगाड़ दिया। जहां पहले से कुछ जिले बाढ़ से ग्रसित थे और धीरे धीरे राहत की सांस ले रहे थे, वहां पर भारी बारिश के कारण से एक बार फिर समस्या पैदा हो गई। आपको बता दें कि पूर्वांचल के और अवध के कुछ जिलों में तो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चाहे आजमगढ़ की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें। सुल्तानपुर के लम्हुआ
क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और इस बारिश में लगभग इन जिलों में 8 मौतें हो चुकी हैं, वहीं अवध क्षेत्र में 3 मौतें हो चुकी हैं। बात करें अगर फसल की, किसानों की, तो जो भी फसलें तराई क्षेत्र में थी, निचले खेतों में थी, वो लगभग बर्बाद होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट करते हुए सारी सहायता जनता को देने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। ठीक है, रमन मैं आपके पास आऊंगा। विनय हमारे सहयोगी जुड़े हुए, विनय सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। विनय, चूंकि बाढ़ का जो नजारा है वो तो बहुत भयावह है, फिलहाल आप जहां हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति भारी बारिश को लेकर और वहां के लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारी बारिश से लगातार 2 दिनों से अयोध्या में बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही है। साथ में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी धान की भी फसलें पक गई थी और ये बारिश से जो उनकी फसलें भी पूरी तरह के जलमग्न हो गई हैं। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे किसानों की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। ये फसलें जो है खेतों में पड़े सड़ जाएंगी, इससे किसानों की जो साल भर की कमाई थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद होती नजर आ रही है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया है कि बारिश से जो भी फसलें बर्बाद होंगी उनका सर्वे करा करके जो है किसानों को राहत भी दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे सर्वे का उस तरीके कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसानों के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वही दूसरी ओर जो नगर पालिका के दावे थे कि साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के जो बेहतर है, लेकिन कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो वहाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, लोगों को आना जाना भी दुश्वार हो गया है, लोग घरों में भी कैद हो गए हैं। जिस तरीके बारिश हो रही है तो उससे जीवन पूरी तरीके से अयोध्या में अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, विनय मैं आपके पास आऊंगा। गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए गौरव, जिस तरीके से लगातार बारिश हो ही रही है, पिछले 24 कहीं पर 36 घंटे, कहीं पर 48 घंटे, जगह जगह पर लगातार बारिश का ये जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि अभी जहां पर आप हैं वहां पर जो स्थिति बनी हुई है वहां के किसानों का क्या हालचाल है? क्योंकि इससे ज्यादा बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव जितना इंसान पर होगा उससे ज्यादा उनकी खेती पर होगा और उस पर वो डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात, अगर खेती प्रभावित हुई तो किसान अपने आप प्रभावित हो जाएगा। गौरव, देखिए बिल्कुल आपको बता दो कि कानपुर देहात जो है ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है और यहाँ पर 90% आबादी जो है वो खेती किसानी से ही जुड़ी हुई है। उनकी जो आजीविका का साधन है वो खेती बाड़ी है। ऐसे में जो किसानों ने धान की फसल कर रखी थी वो पकने को है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। किसानों ने जो बाजरे बो रखे थे उनमें जो है बाली तैयार हो चुकी थी, तो वजन के चलते अब जब बारिश हो रही है तो वो फसल गिरती हुई नजर आ रही है। कुछ किसान ऐसे भी थे जब बीच में मौसम खुला तो उन्होंने लाही की फसलों की तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब अब बारिश हो रही है तो इसके चलते वो फसलें बो नहीं पा रहे हैं, वो लगातार लेट प्रतीत होती जा रही है। किसान के जीवन में अगर किसी फसलों की देरी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी उपज पर भी गहरा असर पड़ता है। जो किसान ऐसे ग्रामीण अंचल के गरीब किसान होते हैं वो तमाम कर्जे लेकर के जो फसलों को बोते हैं, उनके लिए जो है यूरिया खाद तमाम वो महंगे दामों में मिलती है। तो ऐसे में जब वो कर्ज लेकर के अपनी फसलें बोते हैं तो कहीं ना कहीं जब उनकी फसलें खराब होती हैं तो वो कर्ज के नीचे दब भी जाते हैं और उनके लिए तो परेशानी का सबब वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जिसमें ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। रमन, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वही सवाल कि भारी बारिश की वजह से जब लोगों का आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में सितंबर के माह में जो फसल है, धान की खेती है, वो तो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, छोटी मोटी बारिश नहीं हो रही है कि चलिए थोड़ा बहुत दिन बाद धूप होगा और चीजें संभल जाएंगी। जिस स्तर की बारिश हो रही है उससे तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही बात देखी। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, अक्टूबर का शुरू होने वाला है और लगभग 1-2 सप्ताह के बाद में ही पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में जो है धान की कटाई और चाहे मक्के की कटाई और जितने बाजरा जो भी फसलें हैं वो लगभग तैयार हो जाती हैं और कटाई के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन ऐसे में ये जो बारिश है ये सबसे ज्यादा नुकसान तो मक्के की फसल, बाजरे की फसल को करने वाली है। वही बात रही धान में, अगर जहाँ पर तैयार हो चुका है जिनके धान, उनके धान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और खास करके उन क्षेत्रों के धान जो तराई क्षेत्र में है वहां पर बर्बादी ज्यादा हो सकती है। और जैसा कि है कि सरकार मुआवजे का ऐलान करती है कि सर्वे कराकर मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजे को लेकर कई शर्तें होती हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसान नियम चीजें पूरा नहीं कर पाता है और जितना उसका नुकसान होता है, क्योंकि बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, सिंचाई महंगी है, उसके बाद में जिस
जो मुआवजा की राशि मिलती है वो बहुत जी। कम है। ऐसे में किसान के लिए बहुत बड़ी जी हानि बिल्कुल, करने तो किसान के लिए बड़ी मुसीबत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव आपका भी, विनय आपका भी, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक आज हरियाणा में रोड शो करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करेंगे। 2 विधानसभा में रोड शो होगा और अरविंद केजरीवाल पुडरी विधानसभा में प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। कलायत विधानसभा में रोड शो को संबोधित करेंगे केजरीवाल और विधानसभा से प्रत्याशी अनुराग ढांडा के लिए वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 विधानसभा में रोड शो करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। चूंकि आज अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपने अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लोगों को लुभाने में, आम जनता को अपनी बात पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार हरियाणा में वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज भी वो हरियाणा में अपने प्रत्याशियों के लिए जो कलायत विधानसभा से अनुराग ढांडा प्रत्याशी हैं उनके लिए और पुंडरी विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र शर्मा, उनके लिए वो वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो यानी कि 2 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे और जनसभा का आयोजन भी हुआ है, तो वहां भी जनसभा को अरविंद केजरीवाल जो है वो संबोधित करेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। बीएस, आम आदमी पार्टी के मुखिया लगातार हरियाणा में तो जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में। जब अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है, तो अरविंद केजरीवाल कब पहुंच रहे हैं, कब इनका जनसभा होगा और क्या कुछ जानकारी आपके पास अरविंद केजरीवाल के आगमन को लेकर? बीएस आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हम दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से। कलायत विधानसभा में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल और प्रत्याशी जो है कलायत विधानसभा के प्रत्याशी अनुराग ढांडा के लिए वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक आज हरियाणा में रोड शो करेंगे और पूरी तरीके से वो माहौल बनाएंगे। तुम्हारे सहयोगी बीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, सुन पा रहा है मुझे? जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को, ठीक है, तो बीएस से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और कलायत विधानसभा में रोड शो को संबोधित करेंगे केजरीवाल और पूरी तरीके से चुनाव जब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है तो माहौल बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो बीएस हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। बीएस, सुन पा रहा है मुझे? आप जिस 2 विधानसभा में रोड शो करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो अनुराग ढांडा के लिए वोट मांगेंगे आज अरविंद केजरीवाल। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा किया गया है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नेपाल से भारत टेम्पू में लादकर लहसुन लाई जा रही है। कुछ हफ्ते पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन बरामद किया था। भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई होने के बावजूद भी तस्कर पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। टेम्पू में चाइनीज लहसुन नेपाल से भारत लाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अयोध्या से है, जहां भारी बारिश के चलते आज भी कक्षा 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया।
तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पद से इस्तीफा देने की मांग भी की गई। और आपको यह भी बता दें कि पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, उनकी अगुवाई में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 300 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने मथुरा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के वृंदावन से कृष्ण गोपाल मंदिर के पास से मुंबई की टीम ने 300 करोड़ के गबन के आरोपी बबन विश्वनाथ सिंधे को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी वृंदावन में साधु के वेश में रहकर वो फरारी काट रहा था, लेकिन वृंदावन और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच पुलिस आई थी, उनके और वृंदावन के ज्वाइंट ऑपरेशन में शिवाजी नगर थाना का मुकदमा था 360। उसमें एक अपराधी थे बबन विश्वनाथ, उनको ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनको थाना में दाखिल करके जो बीट क्राइम ब्रांच की जो पुलिस थी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से रिमांड ट्रांजिट रिमांड लेकर के उनको महाराष्ट्र ले जाया गया है। बाकी विस्तृत जानकारी जो है वो बताएंगे कि किसने वो गबन का कितना था, लेकिन जो मुकदमा संख्या में जिन्होंने उसको दाखिल कराया है वो प्रथम दृष्टया वो गबन का ही है। 420, 406, 409 का विस्तृत जानकारी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रुदौली के खैरनपुर स्थित पीडी इंटर कॉलेज में पार्टी के सदस्यता अभियान को गति देने पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 घंटे रुककर 300 से अधिक लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया। इसके साथ ही सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया। हम लोग रामलला की नगरी पे हैं और रामलला की नगरी पे पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सदस्य बने, ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं, हम नहीं मानते उसको, कि बीजेपी रामलला के वहां पर हार गई, ऐसा बोलते लोग। उनको बताओ कि ना हम हारे थे ना हम हारेंगे, हम जीते थे और हम जीतेंगे, क्योंकि रामलला हम आ गए और मंदिर यहीं बना गए आपकी कृपा से, और मंदिर यहीं बना गए। अब 27 में भी भाजपा सरकार सदस्यता महाअभियान है। ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की जीत की कुंजी है, चाबी है। जितनी ज्यादा सदस्यता होगी उतनी बड़ी जीत होगी। इसके लिए घर घर जाओ, घर घर लोगों के पास में अपने सदस्यों को बनाओ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।